सर इसीलिए हम लोग बातें कर रहे थे। यानी कमाल हो गया कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की, तो बता देते वो, फिर ये बाद में देखेंगे तो फिर क्या वो होगा। सर हमारा सीआर ठीक है हो सर। ये तो काम गड़बड़ हो गया। ये हैं जी, ये अपने उसके हर जो इनका वीलॉग होता है, वीलॉग के इख्तिताम पे ये यही बात करते होते हैं। मैंने कहा कि आप शायद कोई फैन इनके लगते हैं। नहीं सर, मैं तो इशफाक साहब से बहुत सुना। अच्छा, तो पेपर जब इंशाल्लाह मैं बना लूँगा तो फिर मैं पेपर आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा। लेट मी डिस्कस के केस स्टडी हम बीच में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। और उसमें वो जो केस स्टडी होगी तो वही वाली जो कि आप लोग सर एनरॉन जो की हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चंस जो होंगे वो फिर थोड़े से रिलेटेड उन चीज़ों से होंगे जो कि बट लेट मी डिस्कस के क्या हो सकता है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी के साथ मेरा ज़रा ये तजर्बा पहला ही है, तो आई डोंट नो कि ये चीज़ों को किस तरह लेके चलते होते हैं या इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो जैसे फिर ये कहेंगे तो वैसे कर लेंगे। अच्छा, एजेंसी लॉ एंड चैलेंजिंग द एक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स। In practice, it is very difficult for shareholders to use the law to challenge the decisions and actions of the company's directors. If the shareholders believe that the directors are not acting in the best interest of the company, their ability to do something about the problem is restricted. कैसे है? The shareholders can vote to remove, जो अभी हमने बात की, any director from the office. Or in a court of law, the shareholders would have to demonstrate that the directors were actually acting against the interest of the company. अगर board of directors पे उनके पास मुनासिब वोट नहीं है, उतने वोट नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी पाकिस्तानी जो कंपनी एक्ट है, कंपनीज एक्ट की मैंने आपको एग्जांपल या प्रोविजंस बता दी कि इफ़ यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड नंबर्स, तो फिर ये है कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इनको फिर ये है कि दो ही चीज़ें इनके पास रह जाती हैं, सीसीपी को अप्रोच कर लें या फिर ये कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच कर लें और वहाँ पे ये दरख्वास्त दे दें कि ये जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर नॉट एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और इनकी इस चीज़ को स्क्रूटनाइज कर लिया जाए, और डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज हाउएवर फाइनल। अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, तुम वैसे ही जो है तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहे हो, तो ठीक है। कोर्ट ने कह दिया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि नहीं यार ठीक है, इसको रिमूव कर दिया जाए, तो फिर डायरेक्टर को रिमूव करना पड़ेगा। तो दो ही आपके पास वो हैं। अब मसलन एक इस किस्म का क्वेश्चन बन सकता है, ये मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, और अब क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ तो ये ऑब्वियसली ये मैं क्वेश्चन दूंगा नहीं, लेकिन मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि वो होता है ना कि वो पेपर से पहले वाली क्लास में वो यार ये इंपॉर्टेंट है, आई वोंट डू दैट, लेकिन आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा कि if the directors are found to be violating their fiduciary duties, what sort of remedies do shareholders have in order to take action against the directors? अब ये क्वेश्चन इस तरह का बना दूंगा, सीधा सीधा इस किस्म की, इतना सीधा क्वेश्चन भी ज़रा
थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन चलें, वो अभी हमारा मिड टर्म है तो मैं को बहुत ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, वरना आमतौर पे कोई ना कोई सिनेरियो क्रिएट करता हूँ या कोई ना कोई केस स्टडी दे दिया करता हूँ, और क्वेश्चंस फिर ये होते हैं कि उसी सिचुएशन आपके सामने होती है, और क्वेश्चंस वो होंगे जो कि, या आंसर आपने उसको उस लिहाज से देना होगा जैसे हम क्लास में डिस्कस करते रहे हैं। तो probably I won't go to that extent because it's the midterm, लेकिन फाइनल में बहरहाल छुरियां तेज मैंने रखी हुई होती हैं। फाइनल फिर ज़रा थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली होता है, जो फाइनल का वर्दी हो और जो उस कोर्स को क्लियर करे, तो वो आई डोंट नो कि अब आपकी यूनिवर्सिटी में क्या हिसाब किताब होता है, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टाइम, लेकिन ये है कि कोर्स क्लियर वो करे और ग्रेड्स बेहतर उसके आए जो कि क्लास लेता रहा है, पार्टिसिपेट करता रहा है, लेक्चर गौर से सुनता रहा है, रीडिंग जिसने की हुई है, तो वो पेपर अटेम्प्ट भी कर पाएगा, पेपर सॉल्व भी कर पाएगा, पेपर में से मार्क्स भी उठा लेगा। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट्स इन एजेंसी थ्योरी और एजेंसी रिलेशनशिप जो है वो डुअल इसकी वो है, रिलेशनशिप है। एक तो द थ्योरी ऑफ एजेंसी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज ओनर्स एंड इट्स मैनेजर्स, जो कि डायरेक्टर्स हैं, और डायरेक्टर्स की ज़रा जो ड्यूटी है, या जो डायरेक्टर ने बेसिकली जो डायलेमा है जो उसके सामने है, वो ये है कि वो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाए या कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाए, बिकॉज समटाइम्स ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही होंगी। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी डिसीजन जो कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे, वो कंपनी की वेल्थ को मैक्सिमाइज ना कर रही हो। इस केस में फिर वो किसका ख्याल जो है, और वो ट्रेड ऑफ कैसे करके, गिव एंड टेक कैसे करके, और वो सिचुएशन को कैसे संभालेंगे, ये चीज़ डायरेक्टर्स ने जो है वो देखनी होती है और मेंटेन भी करनी होती है ऐसी चीज़ कि इनको पैसे भी मिल रहे होते हैं। तो मैनी कंपनीज बोरो and a significant portion, ये second paragraph पढ़ लूँ, of the long-term capital of the company might come from the various sources of debt capital, such as bank loans, lease finances, and bond issues. Major lenders also have an interest in how the company is managed because they want to be sure that the company will be able to repay the debt with interest. अब ये चीज़ अगर आप लोगों ने कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ लिया, जी सर पढ़ा है सर। तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में या कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज डिस्कस की हैं आप लोगों ने? जी सर, उन्होंने बताया सर ने, सर वाजिद आलम पढ़ा। ठीक है, तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या कहती है, या ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर की? मैं नहीं सर समझ। उसमें सर उन्होंने उसमें बताया था कि डेट फाइनेंस किस तरह आप करेंगे ट्रेड ऑफ थ्योरी का कैपिटल स्ट्रक्चर में। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर है। उसमें सर ये है कि हाउ मच मतलब डेबिट और इक्विटी कितनी आपने उसमें जो है वो यूज करनी है सर।
कंपनी के जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट फाइनेंस और कितनी इक्विटी फाइनेंस। ठीक है जी। कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल टर्म्स में कि डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन क्या यूज करना है जब आपने अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में कि डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन क्या रखोगे। जब भी तुम्हें 100 रुपए चाहिए होंगे प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए, तो कितने पैसे उधार के लगाओगे, कितने पैसे अपने इन्वेस्ट करोगे। और पेकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या कहती है, दोनों में से चीपर सोर्स कौन सा होता है। डेट चीपर सोर्स है या इक्विटी चीपर सोर्स है, और क्यों। बात जरा सर इक्विटी जो है वो चीपर सोर्स है। अगर आप अच्छा, डेट पे जाते हैं तो डेट पे तो ऑफ कोर्स आपने लोन लेना है और उस पे आपको यू हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन और अ बैंक, तो उसमें तो इक्विटी जो है वो चीपेस्ट है सर। ठीक हो गया। सुफियान साहब की आज पहली क्लास है हमारे साथ। सर मैं असल में कोविड हो गया था तो मैं क्लास ले नहीं सका। अच्छा, अल्लाह तो आपको इस सेहत दे। आमीन। तो सर मैं अभी वो मैसेज देखे हैं तो मैंने फिर ज्वाइन की है अभी क्लास सर। अच्छा, तो क्या कोई लंबा चल गया था मामला, या अल्लाह ने करम किया आपके ऊपर सर नहीं, वो ज्यादा ही चला गया था और वो मतलब सवेर था, मतलब वो ब्रीथिंग की तरफ चला गया था। तो वो एज सच तो हॉस्पिटलाइज तो अल्लाह ने बचा लिया उस तरफ से, लेकिन काफी दिन जो है वो 20-21 दिन जो तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही। अच्छा, तो वेंटिलेटर शेंटिलेटर वाला काम 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 चला गया था। सर वो बस बचत होगी उससे, लेकिन 82 पे 83 पे थी ऑक्सीजन लेवल जो थे। और वो उस पे होता ये था कि बाज दफा एकदम सफोकेशन हो जाती थी और सांस रुक जाता था, तो वो बस अल्लाह ने करम किया कि बचत होगी। क्योंकि उस पे ये होता है कि अगर वेंटिलेटर पे वो लेके जाते हैं तो फिर किसी को अलाउ भी नहीं करते फैमिली मेंबर्स को जाने के लिए, हाँ, वही जाएगा जो कोविड पॉजिटिव होगा। तो मुझे सबने सजेशन यही दी थी कि यार ये आपने 14 डेज पूरे करने हैं, ये उसके बाद खुद ही बेहतरी की तरफ जाएगा। तो बस वो काट ही लिए सर दिन वो सारे। अच्छा, क्योंकि बस वो बाज जो लोगों को अल्लाह की तरफ से लड़ता है तो बड़ा शदीद लड़ जाता है, बाज बाज को हाँ बास को नहीं माइल्ड होता सिम्टम, तो। लेकिन सर ये जो जो सेकंड वेव है सर वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें हालांकि फर्स्ट वेव तो निकाल ही ली थी, वो जरिए बात है ऑफिस वगैरह जाते हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है। तो वो किसी को है तो बात असल में लोग सर बताते भी नहीं है ना। अगर किसी को कोविड है वो बताता ही नहीं है। तो दूसरे के साथ अगर आप मिल रहे हैं या हाथ मिला रहे हैं या कुछ भी है, तो वो जरूरी नहीं है कि हाथ मिलाने से, वो आपके ऑक्सीजन से भी, आप एक कमरे में बैठे हैं तब भी वो चला जाता है दूसरे की तरफ। असल में यार पहले एहतियात भी बहुत की थी हमने, अब तो खैर एहतियात करनी ही हम लोगों ने छोड़ दी है। हाँ ये भी है सर, बिल्कुल है। यानी पहले वो था कि घर से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल रहे हैं, और मार्केट से भी कोई चीज आ रही है तो वो धुल भी रही है, और हाँ जी वो बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है। अब ये है कि सारा काम चल से लेकिन चल सर ये कर। क्रॉनिक बहुत है, और इसमें जो दूसरी बाज लोग सर ये भी है कि वो मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इसमें हम्म, मेडिसिन जो है वो सिर्फ जो प्रिस्क्राइब्ड है वही लेनी है। अगर आप ज्यादा मेडिसिन लेंगे, क्योंकि खाना पीना आपका बंद हुआ हुआ होता है, क्योंकि हम्म, तो वो आपको रिएक्ट करेगी बहुत ज्यादा। तो इसमें तो सर दो ही मेडिसिन हैं, एक पैनाडोल है और एक एजोमैक्स है बस। उसके अलावा और कुछ नहीं है सर, बाकी डाइट है। चले अल्लाह आपको तो ये है कि बस कंप्लीट अल्लाह सबको रिकवरी दे। महफूज रखे। आमीन सर आमीन। मैं सॉरी सर, मैंने सर वाजिद को तो बता दिया था, मैं क्लासेस नहीं ले सका, आपसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो सका था, तो मैं कोई आपको मसला बताया नहीं, नहीं, तो उसके लिए सर कोई माजरत। मसला नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर, थैंक अच्छा, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहती है कि या पैकिंग ऑर्डर थ्योरी डिस्कस करने से पहले, डेट इज द चीपर सोर्स देन इक्विटी। अब ऐसा क्यों है कि डेट जो है वो चीपर सोर्स कैसे है, इक्विटी महंगा सोर्स कैसे है। डेट इसलिए चीपर सोर्स है कि जब आप उधार लेंगे तो उधार की वजह से ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो अगर एक तरफ से खर्चा हो रहा है कि इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है,
तो इंटरेस्ट की वजह से एक तरफ से बचत भी हो रही है, जो कि टैक्स की पेमेंट में कमी है। इसको टेक्निकली फाइनेंस की जुबान में टैक्स शील्ड कहते हैं, कि उधार लेने की वजह से इंटरेस्ट तो पे करना पड़ रहा है लेकिन टैक्स में बचत भी हो रही है। इक्विटी इसलिए महंगी है कि इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न पे करना पड़ता है आपको, वो डिविडेंड है। डिविडेंड, पहली बात तो ये कि टैक्स जब आप पे कर चुकेंगे और फिर आपके पास जो अमाउंट बच जाती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड उसमें से पे होगा। तो ये सीधी सीधी डिडक्शन है, ना टैक्स की बचत है, ना एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट होता है आपका डिविडेंड। इट्स एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट्स नॉट एन एक्सपेंस। एक्सपेंस होता तो इनकम स्टेटमेंट में आता, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, ये नेट प्रॉफिट के बाद की बात है। तो इसकी वजह से कोई आपको बचत नहीं हो रही, जबकि इंटरेस्ट की वजह से थोड़ी सी सेविंग आपको टैक्स की फॉर्म में हो जाएगी, जिसकी वजह से debt becomes the cheaper source than equity up to a certain combination of debt and equity. पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहती है कि भाई आपने पहले चीपर सोर्स से फाइनेंस करना है पैसा, उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि चीपर सोर्स से जब एक खास हद तक आप फाइनेंस कर लें तो फिर उसके बाद आप you'll go towards the equity financing। और इसको हम जब हम वो कैपिटल स्ट्रक्चर आपने फाइनेंस में पढ़ा होगा तो आपने उस वक्त ये चीज़ देखी होगी कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ डेट और इक्विटी यूज किया जाता है जिसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम होती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ डेट और इक्विटी जिसपे वैक कम से कम हो, ताकि फर्म वैल्यू या प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। अब ये बीच में एक बात आ गई, मेन चीज जो थी वो ये थी कि मैनी कंपनीज बोरो एंड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द long-term capital of the company might come from various sources of debt capital such as the bank loans, lease finance. Major lenders also have an interest in how the company is managed because अब ये लोग भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे अपना बंदा बिठा सकते हैं कि यार इतने तुमने मुझसे पैसे लिए हुए हैं, अगर तुम्हारी कंपनी बैठती है तो मेरा तो पैसा बैड डेट हो जाएगा। तो in order to prevent that, I might place somebody on the board of directors so that I can keep a check on the activities which is performed by the directors or the directions which are coming from the company owners, which are the shareholders. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हमने ये देख लिया कि वो बंदा भी हो सकता है जो कि शेयर होल्डर हो, वो बंदा भी हो सकता है जो कि शेयर होल्डर ना हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, या जैसे मैंने भी आपको इसकी एग्जांपल दे दी कि क्रेडिटर्स ने अपना बंदा बिठाया हुआ, तो क्रेडिटर्स ने कौन से शेयर्स लिए हुए होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बंदा उन्होंने बिठाया हुआ है कि चेक एंड बैलेंस रहे, डर खौफ हमारा इनके जहन में रहे कि भाई को पुठा काम कर दिया तो इनके पैसे भी वापस करने हैं, ये आके मथे ही ना लग जाए और कोई ऐसी डिसीजन ना ली जाए रिस्की किस्म की। ऑलरेडी कंपनी रिस्की हुई भी है क्योंकि उसने उधार लिया हुआ है, तो कोई ऐसी भी शदीद किस्म की रिस्की डिसीजन ना ली जाए कि इन लोगों का पैसा ही डूब जाए वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे जो इन्होंने हर जो उसका है जो ग्रुप है उसके जो
इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्वियसली बिजनेस में डिफरेंट हैं। शेयर होल्डर्स, जैसे लिखा हुआ है कि द शेयर होल्डर्स वांट टू इंक्रीज देयर इनकम एंड वेल्थ, ये इनका ऑब्जेक्टिव है कि हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए। मैंने जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। मैंने शेयर लिया था 10 रुपए का, तो मुझे मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू हो सकती है वो मुझे मिलनी चाहिए मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न होगा वो रिटर्न दो तरीके से हो सकता है। वो रिटर्न जो है वो हो सकता है डिविडेंड की फॉर्म में भी, और वो रिटर्न जो है वो प्राइस एप्रिसिएशन के थ्रू भी हो सकता है कि जो people should be better off when they have invested their amounts or their sums of money or their hard-earned money in our company. They should be better off in comparison to the position that they were in. अगर उन्होंने हमारे साथ शेयर 10 का लिया था, तो अगर वो जब एग्जिट लेना चाहे तो उसको 10 से वैल्यू अच्छी मिलनी चाहिए, ज्यादा ही मिलनी चाहिए, ताकि उसको ये हो कि यार ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, और एक फाइनेंस में फिर हम इसको ब्लू चिप कहते होते हैं। ब्लू चिप खैर जरा थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, लेकिन एनी हाउ कि यार ये ऐसी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। तो शेयर होल्डर्स का जो मेन पर्सपेक्टिव या ऑब्जेक्टिव या इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, वो उनकी अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, जो कि शेयर प्राइस अप्रिसिएशन के थ्रू भी आ सकती है। इसी वजह से अगर शेयर की प्राइस डूबे या कम हो रही हो, तो जो डायरेक्टर्स हैं उनको परेशानी होना शुरू हो जाती है, इन्हीं वजूहात की बिना पे होना शुरू हो जाती है कि उनकी जो वेल्थ है वो डिक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। दी मैनेजर्स आर एम्प्लॉयड। अब मैनेजर्स जो हैं वो ऑब्वियसली उनको अगर हमने अपने बिहाफ पे एक्ट करने के लिए रखा हुआ है, तो एक तो इनका स्टेक या इंटरेस्ट कंपनी के अंदर जो है वो उनकी सैलरी है, और फिर ऑब्वियसली और अगर ये अच्छी कोई परफॉर्मेंस दिखाते हैं और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, तो बोनसेस और बाकी जो अदर एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं वो इनको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो ये बेसिक इनका स्टेक है कंपनी के अंदर, या इंटरेस्ट है जिसकी वजह से ये कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। और जो मेजर प्रोवाइडर्स ऑफ द डेट हैं जिनके ऊपर अभी हमने बात की, वो ये है कि इनको गर्ज इस चीज़ से होती है कि इनको इनकी अमाउंट भी वापस मिलनी चाहिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके मुताबिक इनको इंटरेस्ट भी साथ में पे होता रहे। तो ये जो एजेंसी रिलेशनशिप है, इसमें अब हमने इन सारी चीज़ों के बीच में हमने एक बैलेंस मेंटेन रखना है। हमने नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बेसिकली बैलेंस एक मेंटेन करके रखना है, ताकि इन तमाम जो जो डायरेक्टर्स हैं या जो मनी प्रोवाइडर्स हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, इन सब का क्लेम जो है वो बखूबी अदा किया जा सके। अब इसमें एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मॉरल हैजर्ड है कि मॉरल हैजर्ड क्या है कि मैनेजर हैज एन इंटरेस्ट इन रिसीविंग बेनिफिट्स फ्रॉम हिज और हर पोजीशन एज अ मैनेजर। These include all benefits that come from status, such as a company car, a private chauffeur, use of a company airplane, lunches, attendance of at a sponsored sporting event, and so on. तो ये जो जॉनसन एंड मैकलिन है, यार ये आप लोगों के साथ पहले डिस्कस हुई है ये चीज? कुदूस साहब,
दूसरा साहब पता नहीं है या नहीं है। जी अच्छा, सर। बाकियों को खैर पता नहीं है। चलें, है नहीं आओ, 1 मिनट के लिए सिर्फ एक्सक्यूज कीजिएगा। अच्छा, तो मॉरल हैजर्ड ये है कि अगर उस बंदे का वो खुद शेयर होल्डर नहीं है, अगर वो बंदा ऑब्वियसली, जैसे कि हमने एनरॉन के केस में भी देखा था कि वो लोग इस चीज़ को परसू करना शुरू हो गए कि प्रॉफिट, आर्टिफिशियल प्रॉफिट जो है वो शो करें, और आर्टिफिशियल प्रॉफिट शो करने की वजह से उनके जो बोनसेस और बाकी इंसेंटिव्स हैं वो उनके ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि उनका कंपनी के अंदर खुद स्टेक नहीं था। इस वजह से उनको ज़्यादा इतनी इस चीज़ की परवाह भी नहीं थी कि कंपनी के साथ जो है वो क्या होता है। जब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डूब जाएगी, उस वक्त तक जितना वो कंपनी के अंदर से पैसा निकाल सकते होंगे वो निकाल चुके होंगे। एफर्ट लेवल है, managers may work less hard than they would if they were the owners of the company। इसी वजह से ये जो सारी ये जो वजूहात हैं कि मैनेजर्स का इंटरेस्ट कंपनी के अंदर सवाए इस चीज़ के कि कंपनी प्रॉफिट में जाए तो हमें उसमें से कोई हिस्सा मिल जाए, अदर देन दैट उनका होता नहीं है। तो इसीलिए वो जो शेयर ऑप्शन स्कीम्स थी वो इन्वॉल्व की गई एज अ सेकंड स्टेज। अब ये क्योंकि बात है ज़रा थोड़ी सी पुरानी है, जो हज़रत रात जेंसन एंड मैकलिंग हैं, ये 1976 की बात जो है वो कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखा गया कि अगर इनको डायरेक्टर्स को भी शेयर होल्डर बनाया जाए, तो अब अगर कंपनी के साथ, क्योंकि इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर, तो ये कोशिश भी ज़्यादा करेंगे और जान भी ज़्यादा मारेंगे, और इस चीज़ की कोशिश भी करेंगे कि यार कंपनी का जो नुकसान है वो ना हो, क्योंकि अगर नुकसान कंपनी का होता है तो ये खुद भी साथ में, कंपनी के साथ साथ ये खुद भी मारे जाएंगे।
लेकिन लोगों ने इसको भी मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया कि जब उनको शेयर ऑप्शंस दिए जाते थे तो अब वो जो ऑप्शन प्राइसिंग है, अब क्योंकि शेयर प्राइस इज एसोसिएटेड विद द ऑप्शन दैट दे वर गिवन। ऑप्शंस का तो पता है ना, डेरिवेटिव्स की हमने बात की भी, लास्ट लेक्चर में भी शायद डेरिवेटिव्स की बात की थी हमने। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में वो जो फ्यूचर फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस होते हैं उनका उनका पता है कुछ या नहीं पता? वरना जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसका फायदा कोई नहीं रहेगा। जी जी सर, एक और सब्जेक्ट में हमने किया है थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स का। ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि सम टाइम इन द फ्यूचर हमने डिसाइड किया कि आज से, सपोज हमने आज डिसाइड किया कि आज से 3 महीने के बाद मैं आपसे कोई भी, उसको डेरिवेटिव की जुबान में अंडरलाइन कहते होते हैं, कि मैं आपसे कोई चीज़ परचेज करूंगा। वो चीज़ जो है वो पेट्रोल भी हो सकता है, वो शेयर्स भी हो सकते हैं, वो फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये डिसाइड किया आज कि आज से 3 महीने के बाद मैं आपसे डॉलर परचेज करूंगा, और रेट भी हम आज ही डिसाइड कर लेंगे। एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के बाद होगा। अब अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे और आपके बीच में हुआ है खाली, तो हम इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर इसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स स्टॉक एक्सचेंज पे बाकायदा तौर पे स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस के साथ जो है वो बिक रहे हों, स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस के साथ, तो हम उसको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और अगर दोनों में से किसी एक के पास ऑप्शन हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को जो उनका हुआ है वो उसको एग्जीक्यूट करे या ना करे, तो ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और उसमें फिर होता ये है कि वो ऑब्वियसली ये पावर हाथ में रखने के लिए उसको थोड़ा सा प्रीमियम वगैरह जो है वो पे करना पड़ता है। तो बहरहाल लोगों ने सोचा ये कि यार इनको ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इशू कर देते हैं और प्राइस इनके जहन में हम सेट कर देते हैं, तो इससे मसला हल हो जाएगा। कि ये कोशिश करेंगे, जान मारेंगे कि यार आज शेयर की प्राइस है 20 रुपए लेट सपोज, और इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ये साइन किया है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हम आपको शेयर यही वाला बेचेंगे। हम आपके हाथ में पावर देते हैं, आप लेना चाहें तो ले लें, ना लेना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को आप कहें कि यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट लैप्स होने देना है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास है। अगर आप लेना चाहेंगे तो हम सपोज 50 रुपए पे आपको शेयर बेच देंगे। अब ये 30 रुपए का गेन है कंफर्म, पावर आपके हाथ में ही है। आज से 10 साल बाद आप कंपनी को पे बाइंडिंग ये कर सकते हैं कि भाई आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, पावर मेरे हाथ में दी थी, मार्केट में शेयर 40 का बिक रहा है, तुम मुझे 50 का शेयर बेचो। अब बैठे बैठे गेन रिकॉर्ड हो गया। या मार्केट में शेयर, सॉरी इस केस में तो लॉस होगा, मार्केट में शेयर 60 का बिक रहा है, तुम मुझे शेयर 50 का बेचोगे क्योंकि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। आपसे 50 का लेके मार्केट में वो शेयर ले जाके 60 का बेच दिया। वगैरह वगैरह। तो अब इसके जहन में आपने ये बात डाल दी कि यार इस मेहनत करनी है ताकि इसकी कीमत मार्केट में ज्यादा बढ़े। जितनी मार्केट में ज्यादा बढ़ेगी उतना मैं अपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे मुनाफा कमा लूंगा। ये मेरी एक वो होगी, रिटायरमेंट की पॉलिसी हो गई कि जब मैं रिटायर हो रहा हूँ तो रिटायर होते होते बाकी तो जो बेनिफिट मिलेंगे वो मिलेंगे, ये एक एडेड बेनिफिट और मिल जाएगा कि कंपनी के शेयर्स भी मिल जाएंगे और वो शेयर्स में मुनाफे पे आगे बेच के मजीद और भी पैसे कमा लूंगा। तो लोगों ने तो एक बेहतरी के लिहाज से ये ऑप्शन और वो दी थी कि यार इससे इन्वॉल्वमेंट जब कंपनी में होगी तो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन लोगों ने उल्टा इसका
जो इस्तेमाल था कि यार वो शेयर प्राइस को ना आर्टिफिशियल तरीकों से ऐसे मेंटेन करके रखा जाए, अपनी लोगों में रेपुटेशन ऐसी बना के रखी जाए कि शेयर प्राइस हमारी जो है वो काफ़ी बेहतर हो, और उसकी वजह से मुझे फ़ायदा हो जाए। तो लोगों ने 2 नंबरी जो थी वो फिर भी नहीं छोड़ी। खैर बहरहाल इन्होंने जॉनसन एंड जो मैकलन साहब हैं, इन्होंने जॉनसन एंड मैकलन, इन्होंने सजेस्ट किया कि यार अगर ये काम कर लो कि उनको इन्वॉल्व कर लो शेयर होल्डिंग में, तो भाई ये वाला जो 2 नंबरी है ना ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इंसान है, कहाँ ख़त्म हो सकती। अर्निंग्स रिटेंशन और remuneration of the directors and senior managers is often related to the size of the company rather than its profits. This gives managers an incentive to grow the company and increase its sales turnover and assets rather than increase the returns of the company's shareholders. Management are more likely to want to reinvest profits in order to make the company bigger rather than pay out the profits as dividends. अब कंपनी को प्रॉफिट होता जा रहा है, सबसे चीपर सोर्स जो होता है, इवन चीपर देन दी डेट इटसेल्फ, वो कंपनी की अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स होती है। आपका अपना ही कमाया हुआ और बचाया हुआ पैसा, दिस इज द मोस्ट चीपर सोर्स। और पहले आप कोशिश करेंगे कि हम इसको यूज करें। अपना ही पैसा कमाया हुआ है, फालतू है, नई ब्रांच खोलनी है, अपना ही पैसा यूज कर भाई। उधार लोगे, उधार पे तो कीमत चुकानी पड़ेगी, ये पैसा तो फालतू पड़ा हुआ है। रिटेन्ड अर्निंग्स, एक्सपेंसेस वगैरह तो सारे पे हो चुके हैं, अब तो जो पीछे प्रॉफिट बच गया है वो प्रॉफिट फालतू है। इस प्रॉफिट की, ये जो फालतू पैसा जो बचा हुआ है, इसका बेहतर यूज करें बिजनेस के अंदर, ताकि बिजनेस जो है वो ग्रो करे। बिजनेस ग्रो करेगा, सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तनख्वाह और बढ़ जाएगी, वाह वाह बैजा बैजा अलहदा हो जाएगी कि यार इसने इतनी ब्रांचेस का इजाफा किया है और उसने ये काम भी किया है। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं हो रही है, शेयर होल्डर के बिहाफ पे तुम काम नहीं कर रहे हो। शेयर होल्डर को रिटर्न कैसे मिलेगा? शेयर होल्डर को रिटर्न मिलेगा डिविडेंड से, शेयर होल्डर को रिटर्न मिलेगा प्राइस एप्रिसिएशन से। तो आप उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का रास्ता रोक रहे हैं। शेयर होल्डर्स तक, कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया है तो उसका इफेक्ट शेयर होल्डर्स तक ट्रांसफर होना चाहिए, आप नहीं होने दे। अपने गेन और अपनी अपनी चीज सीधी करने के लिए कंपनी का बेसिकली आप जो है वो नुकसान कर रहे हैं। रिस्क अवर्जन है, फाइनेंस आपने पढ़ी हुई है तो आप इसका मतलब जो है वो पहचानते ही होंगे कि executive directors and senior managers usually earn most of their income from the company they work for. They are therefore interested in the stability of the company because this will protect their job and their future income. This means that the management might be risk averse and reluctant to invest in higher risk projects. अब ये एक और वो है रिस्कियर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके ऊपर रिटर्न्स अच्छे ना आए, पैसा डूब गया, तो कंपनी को नुकसान होगा, कंपनी को नुकसान हुआ तो हमें भी नुकसान होगा। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की ही ना जाए, पैसा लगाया ही ना जाए। पैसा नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली लेकिन इतना रिस्क टेकर भी ना हो जैसे कि वो एनरॉन के केस में हमने देखा था।
कि जो उनका CFO था, जो कि बाद में COO बन गया था, उनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो था, तो श्लेंग जो था, तो उसने बहुत ही ओवर एंथुजियास्टिक किस्म की इन्वेस्टमेंट्स करके रखी हुई थी। जिसका कंपनी को फाइनली जाके नुकसान भी हुआ। तो इसमें भी एक जरा वो कायम रखना है, एक बैलेंस मेंटेन रखना है। बहुत ज़्यादा वो भी नहीं काम करना कि हाथ बिल्कुल ही खींच लें, ये काम भी नहीं करना कि हाथ बिल्कुल ही खुला छोड़ दें और टिका के इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ऊपर ऊपर से ये तो पता लग रहा हो कि ग्रोथ हो रही है कंपनी की, लेकिन असल में कंपनी का बेड़ा गर्क हो रहा हो। और फिर टाइम होराइजन है, अब ये जो हमने चीज़ पढ़ी, ये बेसिकली एजेंसी रिलेशनशिप है। और एजेंसी रिलेशनशिप में एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, और इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में बैलेंस कायम रखना है आपने, और शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे आपने काम कैसे करना है। एजेंसी कॉस्ट हैं। Agency costs are the cost of having an agent to make decisions on behalf of the principal. Applying this to corporate governance, agency costs are the costs that the shareholders incur by having managers to run the company instead of running the company themselves. खुद कर लें तो भी अच्छी बात है, अगर किसी में इतनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटी और टेक्निकली साउंड और टेक्निकल प्रोग्रेस अगर कितनी किसी की इतनी अच्छी है कि वो खुद शेयर होल्डर होने के साथ साथ डायरेक्टर भी बन सकता है, तो सो बी इट। लेकिन यूजुअली बिकॉज दिस इज नॉट द केस, तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट द बेस्ट अवेलेबल पीपल जो कि उनकी कंपनी को बेहतर डायरेक्शन दे सकें। अब यही बात उसने यहाँ पे कर दी है कि एजेंसी कॉस्ट डू नॉट एग्जिस्ट व्हेन द ओनर्स एंड द मैनेजर्स आर एग्जैक्टली द सेम इंडिविजुअल्स। एजेंसी कॉस्ट है ही कोई, खुद ही हो भाई तुम ओनर, तुम्हारे पास ही शेयर्स हैं, तुम ही कंपनी के डायरेक्टर भी हो, तो ऑब्वियसली ना तुम्हें तनख्वाहें पे करनी पड़ रही हैं, तुम्हें तो डिविडेंड मिल जाएगा। अब तुम खुद और तुम चलाओगे भी कंपनी को इस बिहाफ से कि यार कंपनी लॉन्ग टर्म में फायदे में रहेगी, तो मेरा फायदा भी है। Agency costs start to arise as soon as some of the shareholders are not also the directors of the company. Agency costs are potentially very high in large companies where there are many different shareholders and a large professional management. बड़ी कंपनीज में क्योंकि फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकता है कि हों, और बड़ी कंपनी को रन करने के लिए ज़रा टेक्निकली साउंड बंदे और टेक्निकली एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए, और टेक्निकली साउंड और टेक्निकली एक्सपीरियंस्ड बंदा फिर पैसे भी टेक्निकली साउंड और टेक्निकली एक्सपीरियंस्ड वाले ही लेगा। ये बात भी जहन में रखनी चाहिए, स्पेशली अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है अगर आपके साथ बैठा हुआ, तो उनके होने का फायदा बहुत है कि उनके होने की वजह से सहारा भी बहुत रहता है, और ये चीज़ भी बहुत रहती है कि हेल्प बहुत रहती है, क्योंकि उनका होते ही रिस्क मैनेजर्स उनके अलहदा होते हैं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं, तो जिस कंपनी में वो खुद बैठे हुए हैं तो उस कंपनी में वो मशवरे नहीं देंगे, तो फ़ायदा भी है, लेकिन फिर ये है कि उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली फिर अकॉर्डिंगली फिर आपकी एडजस्ट होगी। अब इसमें जो एजेंसी कॉस्ट्स हैं वो एक कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग है,
The owners of the company can establish systems for monitoring the actions and performance of the management to try to ensure that management are acting in their best interest. अब इसमें फिर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी सारी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटीज बना दी जाएं, एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाए, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट हुआ हो। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कमेटीज बनाई जा रही हैं वो स्पेशलाइज्ड नेचर की हों। हर कमेटी में उस कमेटी का टेक्निकल आदमी हो, अपने बंदे भी हों, बाहर के बंदे भी हों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हों। और अब तो ये चीज भी आ गई है कि मर्द भी हों, खवातीन भी हों, खवातीन की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। पहले आपको ये चीज मिलती नहीं थी, अब उन्होंने इसको भी बाइंडिंग कर दिया है। खवातीन एक अपना फ्लेवर लेके आ सकती हैं, स्पेशली जैसे कॉस्मेटिक्स है या ये जो बाकी कंपनीज हैं, तो उसमें अगर खवातीन होंगी तो वो ऑब्वियसली जो इनपुट उनकी हो सकती है वो बाकियों की उस हिसाब से नहीं हो सकती, क्योंकि खवातीन ही खवातीन के जहन को ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। मर्दों के बस की बात तो है नहीं तो कि वो खवातीन के दिमाग को समझ सकें। तो खवातीन भी वैसे खवातीन के दिमाग को नहीं समझ सकती, लेकिन बहरहाल काफ़ी हद तक बेहतर जज हैं, बेहतर गाइड भी कर सकती हैं। तो अब यह है कि जो हमारा कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस चल रहा है उसमें उन्होंने ये चीज़ भी बाइंडिंग की हुई है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे खवातीन की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जैसे पार्लियामेंट में अब हो गया कि खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। पहली चीज जो कि हो सकती है वो कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग। सेकंड एजेंसी कॉस्ट जो है वो कि एजेंसी कॉस्ट also include the cost to shareholders that arise when the managers take decisions that are not in the best interest of the shareholders. अब अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले ली और उसका जो नुकसान हुआ वो नुकसान भी बेसिकली एजेंसी कॉस्ट कहलाएगा। और तीसरा एस्पेक्ट जो है वो कि अच्छे बंदे को रखने के लिए अच्छी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अच्छा बंदा रखना है तो कीमत भी फिर अच्छी देनी पड़ेगी। तो एजेंसी कॉस्ट तीन तरह की हो सकती हैं। कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग, हमें एतमाद तो है कि आप ठीक है काम कर रहे हैं लेकिन चेक एंड बैलेंस फिर भी हम रखेंगे। नंबर 2, अगर उन्होंने आपके एतमाद को वायलेट करके और आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम ना किया तो फिर उसकी कॉस्ट क्या आपको भरनी पड़ सकती है। और तीसरा जो है वो is the cost that might be incurred to provide incentives to managers। अच्छा बंदा रखना है तो फिर उसको पैसे भी अच्छे पे करोगे तो अच्छा बंदा तुम्हारे पास आएगा। एजेंसी प्रॉब्लम को रिड्यूस कैसे किया जाए?
अब एजेंसी प्रॉब्लम जो थी वो इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी थी और वो बाकी लोगों के हिसाब से भी थी, मनी लेंडर्स के हिसाब से भी थी। उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, अगर जो हमारी एजेंसी प्रॉब्लम है, जेंसन एंड मैकलन ने जो है वो अगेन कुछ मेथड्स जो थे वो, several methods for reducing the agency problem, devising a remuneration package for executive directors and senior managers that gives them the incentive to act in the best interest of the company. अच्छे पैसे तो दिए जाएं, लेकिन उन अच्छे पैसों को कारकर्दगी के साथ जोड़ा जाए। अब कारकर्दगी क्या चीज है? कारकर्दगी प्रॉफिट का ज्यादा होना है, कारकर्दगी ब्रांचेस का ज्यादा खुल जाना है, कारकर्दगी शेयर प्राइस की अप्रिसिएशन है, कारकर्दगी किस चीज को आप कहेंगे? अब ये बहुत ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि अगर इधर आपसे मिस्टेक हो गई, जैसे मैंने कहा कि जिस चीज की तरफ, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ही सारी की सारी रिम्यूनरेशन आपने, बोनस तब मिलेगा जब प्रॉफिट हमारा 25% इंक्रीज कर जाए, तो वो 25% बाय हुक और बाय क्रुक इंक्रीज कर जाएगा, जिसमें वो ये काम कर सकता है कि प्रॉफिट ऑन ग्राउंड, तो प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट पे तो नजर आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली अक्रू ना हुआ हो। टिका के क्रेडिट सेल्स कर दी साल के आखिर में, एक तरीका है अब ये इस चीज को अचीव करने का। टिका के क्रेडिट सेल्स कर दी तो प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन पैसा नहीं आया आपके पास। पैसा टाई अप भी हो गया, क्योंकि उधार पे सेल की है, तो फिर ऑब्वियसली उधार वापस मिलते मिलते टाइम तो लगेगा। तो प्रॉफिट तो शो कर दिया, लेकिन पैसा फंसा लिया अपना। और इस किस्म की जब आप हरकतें करते हैं तो रिलैक्स्ड टर्म्स पे पैसा हवाले करते हैं, डिस्काउंट्स ज्यादा ऑफर करते हैं, तो कंपनी का किया बेड़ा गर्क, प्रॉफिट किया शो ज्यादा, कंपनी से लिए पैसे ज्यादा रिम्यूनरेशन और बोनसेस के तौर पे, और कंपनी को एक और आपने लात मारी, एक और। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर कितनी देर और मजीद क्लास चलेगी? वैसे तो टाइम 6 बजे तक होता है, लेकिन आमतौर पे आज तक भी आप लोगों की हिम्मत पे ही डिपेंड करता रहा। सर एक्चुअली बस यहाँ पे मगरिब हो ही गई है, तकरीबन 5 हो गए, ठीक है, ठीक है। तो बस ये मैं चाह रहा था कि अगर तैयारी करके नमाज पढ़ लेते। तो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। बाकी सर ये है कि अगर आप कर लीजिएगा, मतलब ये इस पेपर तरह से कर रिलेटेड, लीजिएगा। या अगर बाद में बताना चाहते हैं तो बता दें, या अगर अभी गाइड करना चाहते हैं तो अभी गाइड कर दें। अच्छा, आप लोगों ने अब करना ये है फिर कि ये 1.8 से पहले पहले तक एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ, ये मैं इसको रेड भी कर रहा हूँ और ये दोबारा आपके साथ फाइल शेयर भी कर दूंगा, तो ये बस ग्रीन ही होगी, तो येलो ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो बहरहाल 1.8 से पहले पहले तक ये जो एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ना पढ़िएगा, ये रहने दें। और ये ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं यार।
चलें बस इससे पहले तक पढ़ लीजिएगा 1.8 से पहले तक, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको पहले से फॉरवर्ड कर चुका हुआ हूँ ना, जो केस स्टडी भी फॉरवर्ड कर चुका हूँ आपको मैं। एनरॉन वाली सर केस स्टडी, जी एनरॉन वाली सर केस स्टडी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक होगा सर, अवेलेबल है सर। और उसके अलावा जो मटेरियल है वो मटेरियल तो भेज चुका हूँ ना मैं आप लोगों को। जी सर वो भी है सर। बस फिर डन हो गया। आपका सर चैप्टर 1 था सर जीआरई का, और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस था सर, और ये भी आज तीसरी सर आपने दी है, एजेंसी प्रिंसिपल जीआरई। ठीक है, तो सर ठीक कोर्स है। हमारा इसी अंदर होगा सारा, इसी के अंदर होगा। मिड टर्म तक। हाँ जी, वो Thank जो you, वर्ड की एक फाइल है वो भी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ मैंने। सर वो भी आपने 2 तो दी थी सर। बस ठीक है, ठीक है। मैं सर डिफाइन कर दूंगा ये probably सब्जेक्टिव यानी आप- क्वेश्चंस ही होंगे ना? यार होगा यूं ना, अभी मैं पेपर आराम से अभी वो उसकी सीजीएल की क्लास भी है ना, तो जी जी सीजीएल सर। की क्लास के बाद फिर मैं ज़रा पेपर बनाने बैठता हूँ। वैसे तो कुछ मेहमान भी आने हैं, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि उससे पहले मैं पेपर बना जाऊँ। फिर मैं सिलेबस भी डिफाइन कर दूंगा। अभी तक फिलहाल जो हमने जहन में रखना है फिलहाल तक, इसको फिर हम वो कर लेंगे, बाउंड्री में भी ले आएंगे। एक चीज तो यह है कि जो चैप्टर 2 है जो अभी हमने आज पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 2 था उसका वहां तक, और केस स्टडी, ये 4 चीजें हैं जो कि अभी तक हमने डिस्कस की हुई। इसमें से कोई चीज रखनी होगी या निकालनी होगी वो फिर मैं आपको बता दूंगा आज ही। सर आई थिंक केस स्टडी आप फाइनल में रख लें, अभी सब्जेक्टिव में से कर लें। चलें ठीक है, डन हो गया, निकाल दें केस स्टडी। जी सर, बाकी जो टॉपिक्स हैं सर उनमें से सब्जेक्टिव आप पेपर बना दें। ठीक है, ठीक है सर, फिर अगर आप बना चुके हैं सर तो फिर काइंडली इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के कितने क्वेश्चंस होंगे, और किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कि बिल्कुल सीधी सीधी बातें पूछी हुई हैं या थोड़ी सी घुमा फिरा के बात की हुई है या कुछ, वो फिर जो बात होगी वो फिर रात को इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। सही हो गया सर। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके।